इंतहाई पेचीदा जगह का इंतखाब किया और जाफर एक्सप्रेस को मेन टर्नल में दहशतगर्दी का निशाना बनाया। इस ऑपरेशन पाक फौज की जानिब से 36 घंटे से ज़ायद जारी रहा और इस ऑपरेशन में फौजी जवान समेत 36 अफराद शहीद कर दिए गए। कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले कुछ शहरियों का कहना है कि जब उन्हें इस वाक़े का पता लगा कि जिनमें उनके प्यारे सफ़र कर रहे थे तो वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागे जो करीब थे जहां से जाफर एक्सप्रेस ने गुजरना था, लेकिन किसी की कोई खबर नहीं लग पा रही थी। मगर दहशतगर्द जो थे उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि उन्होंने वहाँ भी सैटेलाइट फ़ोन से राब्ते किए, जदीद हथियार इस्तेमाल किए और फिर हमने ये देखा कि पाक फ़ौज ने जो है वो कामयाबी के साथ जाफ़र एक्सप्रेस का ऑपरेशन दहशतगर्दों को जो है वासिले जहन्नुम किया और शहरियों को वहाँ से यरगमाल जो बनाए हुए थे उनको आज़ाद करवा लिया। इसके बाद नेशनल असम्बली में एक डिबेट चली, बल्कि पार्लियामेंट में एक डिबेट चली, जिसके बाद सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया और ये इजलास इन कैमरा था, यानी इस इजलास में होने वाली तमाम तर कार्रवाई को मीडिया से खुफिया रखा गया। फिर भी ज़राए से जो खबरें आई उसमें ये कहा गया और एलामिया जो फाइनली जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि अब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो हमारे बच्चों को मारें और हम उनसे ये कहें कि आएँ हमारे साथ बैठें बात करें। अगर बात करनी है किसी ने तो माजी की गलतियों को नहीं दोहराना होगा। अगर डायलॉग करने हैं तो दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना होगा। अगर बात करनी भी है, क्योंकि बलूचिस्तान अपने डायनामिक्स के हिसाब से और खैबर पख्तूनख्वा अपनी जुग्राफियाई हैसियत के हिसाब से बहुत टिपिकल है और हमने देखा है कि ये दोनों जो सूबे हैं वो दहशतगर्दी की लपेट में रहे हैं और मज़ीद भी कोयटा में गालिबन जो है वो 4 धमाके हुए 2 रोज़ कबल। इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं, लेकिन जो ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया, जो सबसे ज़्यादा सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के वज़ीर आला उन्होंने ये कहा कि वो इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं और गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस एक बार फिर शुरू हो गई। कल एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस तरह से ऑपरेशन करेंगे और अगर हम इससे एकदम से जो हैं वो ऑपरेशन के लिए तैयारी करेंगे और दहशतगर्दों पर चढ़ दौड़ेंगे तो इस तरह दहशतगर्दी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके भी अभी हम जवाब लेंगे, मगर उन्होंने एक जस्टिफिकेशन ये भी पेश की और ये इस बन्नू वाक़े से पहले की बात है कि एक नेगोशिएशन के लिए उन्होंने कहा कि हम अफगान अबूरी हुकूमत से या वहाँ का ये जो सेटअप है, वहाँ के जो जिरगा सिस्टम है, हम वहाँ पे बात करेंगे दहशतगर्दी के लिए। इसके लिए TORs बनाकर तकरीबन 1 माह कबल वफाकी हुकूमत को दिए जा चुके हैं, मगर अब तक वफाकी हुकूमत ने उन TORs को उठाकर अब तक नहीं देखा। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुताबिक बातचीत हुई। इसके बाद अब तमाम तर जो बात है वो यहाँ पे आके रुकी कि PTI जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात कही थी कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में, वो कि उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए थे और उन्होंने ये कहा था कि इसका जो जिम्मेदारी है वो वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दिफा और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात, इन पर आयद होती है कि उन्होंने कौम को इतनी देर से जो मालूमात थी वो फरहम की। फिर उन्होंने ये एडवाइस दी कि ये जो दहशतगर्दी है ये पूरी कौम का मसला है जो कि है और इस पे एक तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जो है एतमाद में लेने की ज़रूरत है, कंसेंसस की ज़रूरत है। फिर जब सलामती कौंसिल का इजलास होने लगा तो उससे 1 रोज़ कबल हमने खुद PTI में जो बयानात आ रहे थे वो हमने देखे कि जो शेख वकास अकरम थे, जब उनसे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन दोपहर में एक बयान आया जुनैद अकबर की जानिब से कि हम
इस इजलास में नहीं जाएंगे। साहबजादा हामिद रज़ा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम बानी पीटीआई से मशावरत के बाद जाने या ना जाने का फ़ैसला करेंगे। ताहम रात को 11 बजे पॉलिटिकल पार्टी की कमेटी के बाद ये फ़ैसला सामने आया कि सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों शिरकत नहीं की, इन तमाम सवालात के जवाबात हम तलाश करेंगे। मगर यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा हमारे साथ होंगे। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा। साहबजादा साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गालबन साहबजादा हामिद रज़ा को हमारी आवाज़ जो है, साहबजादा हामिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके। अच्छा, आज आप अडियाला गए थे सबसे पहले तो, और अडियाला में आज क्या अपडेट है वहाँ की? आपकी खान साहब से मुलाकात हुई या नहीं होने दी गई आज भी? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अडियाला आज बिल्कुल गए थे जी, और मैं तो गुज़श्ता 5 माह से मुसलसल जा रहा हूँ, और आज भी मेरा नाम था लिस्ट के अंदर। मैं था, राजा नासिर अब्बास साहब थे, इसी तरीके से आज़म सवाती साहब थे, खालिद यूसुफ साहब थे, और दीगर साथी थे। लेकिन आज दोबारा हमारी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होने दी गई जी। 2 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करवाया गया, और इंतज़ार करवाने के बाद हस्बे साबिक और हस्बे रवायत उन्होंने कहा जी कि मुलाकात नहीं हो सकती, आप चले जाएं। ओके, मुलाकात नहीं होने सकती। अच्छा, हम बात कर रहे थे जैसे कि बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। अभी मैंने इंट्रो में भी कहा ब्रेक से पहले, जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ तो आपकी एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आपने बहुत अच्छी बात ये की कि ये जो तमाम तर दहशतगर्दी का वाकया है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ बैठने की ज़रूरत है, कंसेंसस की ज़रूरत है। और आपने जिम्मेदार इसमें ठहराया मोहसिन नकवी को, अता तारर को और ख्वाजा आसिफ को। लेकिन जब सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें पीटीआई जो है वो नहीं गई। तो फिर हम तो ये समझ रहे थे कि पीटीआई जो है, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है और पीटीआई जाएगी, और पूरा दिन इस कश्मकश में रहे एक दिन पहले कि पीटीआई आया जाएगी नहीं जाएगी, मुख्तलिफ बयानात आते रहे आपके लीडर्स की जानिब से। तो क्या वजह बनी कि आप नहीं गए और नहीं जा सके? क्या आपकी पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम जाना चाहते थे मगर पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला किया कि नहीं जाया जाए? अच्छा, नहीं देखिए जी, मैं 2 चीज़ें वज़ाहत कर दूँ। एक तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला दिया, बिल्कुल मैं अपनी उस बात पर आज भी कायम हूँ, और अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने तो मैंने उसमें ये बात कही थी कि फौरी तौर पर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कॉल होना चाहिए, जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस शरीक हों, और फिर वहाँ पर हम अपने सवालात सामने रखेंगे और हमें ब्रीफ किया जाए। अब उसके बाद ज़ाहिर है इन्होंने इमरजेंसी के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास रख दिया। 1 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया। पार्लियामानी कमेटी पार्टी का हमारा इजलास हुआ, मैं उस इजलास में टाइमली नहीं पहुंच सका था, आई वाज लेट। लेकिन वहां पर पता चला कि हुकूमत की तरफ से यह कहा गया है कि आप सिर्फ सिलेक्टिव चंद लोगों के नाम देंगे, बाकी पार्लियामेंटेरियंस नहीं आएंगे। अब उसके ऊपर हमारा नुक्ता नजर ये था और ये है कि जिन इलाकों में दहशतगर्दी है, मसलन केपीके और बलोचिस्तान, वहां के इलाकों से आप एक एक एमएनए या एक एक सेनेटर को कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया जाए, और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, दीगर पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है। हमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर ग्राउंड डायनेमिक्स वो लोग समझते हैं जिनका वो इलाका है जहां से वो मुंतखब होके ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी के रुकन मुंतखब हुए हैं। तो जब बलोचिस्तान और केपी के एमएनए और सेनेटर्स को ही नहीं बुलाया जाना, तो फिर इसका मकसद ही फौत हो जाता है। एक रीजन ये थी जी। दूसरी रीजन, जब पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया कि मुलाकात में जाना चाहिए, तो उन्होंने ये फैसला मशरूत किया था। मशरूत ये था कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। पार्लिमानी पार्टी के फैसले की रोशनी में लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने अफ्तार के करीब, अफ्तार से कबल खत लिखा स्पीकर कौमी असम्बली
को कि हमें इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाए, ताकि हम फैसला करें कि हमने उनसे तजावीज़ भी लेनी है और इमरान खान साहब का फैसला भी पूछना है। अब उसके फ़ौरन बाद चूँकि इफ्तार डिनर था साफ़ियों के साथ, फिर तरावीह का मौका था और ये भी साथ बतलाया गया हमारे जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, वो गए स्पीकर चैम्बर के अंदर, उन्होंने वहाँ पर इन्फॉर्म किया कि अगर तो हमारी खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वेस्टिंग लेटर, तो और खान साहब फैसला करते हैं कि आपको जाना चाहिए, तो फिर ये 14 लोगों की लिस्ट को आप शुमार कर लीजिएगा। और अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर पीसी का फैसला उससे हम आपको आगाह कर देंगे। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास रात 10 बजे शुरू हुआ। हमने अराउंड 5:30 बजे के करीब स्पीकर चैम्बर को इतला कर दी थी। 5 घंटों में हमें उसकी फीडबैक नहीं आई, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपकी खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की क़यादत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि हम अब इस मीटिंग के अंदर नहीं जाएंगे। सो दैट वाज द रीजन जी। अच्छा, हामिद साहब, आपको नहीं लगता था कि ये, जैसे कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, और ये कौमी सलामती का मामला था, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपकी हुकूमत है वो भी दहशतगर्दी की लपेट में है, खैबर पख्तूनख्वा, कि आप लोगों को इस इजलास में जो है वो शिरकत, अगर खान साहब से मुलाकात नहीं भी होती, चले खान साहब एक फ़र्द वाहिद हैं, यहाँ पूरी कौम का मसला है, सो आप लोगों को खुद से कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए था। अच्छा देखिए, उसमें मैं एक बात अर्ज करूं जी आपको, पाकिस्तान की 75% अवाम ने वोट के जरिए इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार किया है। अगर हमारे ऊपर जो ये इल्जाम लगाया जाता है कि इनकी को अना की लड़ाई थी, अना की लड़ाई नहीं थी। आप ग्राउंड डायनेमिक्स के मुताबिक चलते हैं, और ग्राउंड डायनेमिक्स ये हैं कि जिस आदमी के ऊपर पाकिस्तान की 75% अवाम ने एतमाद किया और जिस आदमी के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ग्राफ लोएस्ट स्केल के ऊपर रहा, तो उस आदमी की मुशावरत के बगैर फैसला नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। अब आप देखिए, हम पे तो चले इतराज कर दिया गया। मेरा सवाल यह है कि 3 मरतबा का साबिक वजीर आजम व उस इजलास में क्यों शरीक नहीं हुआ? और सबसे अहम, पाकिस्तान का ये चूंकि दहशतगर्दी का मामला दाखिली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक क्रिएट हुई है, तो दाखिली तौर पर तमाम उमूर का सरबराह जो है वो वजीर दाखिला होता है। तो आप संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि वहां पर वजीर दाखिला भी उस मीटिंग में शरीक नहीं थे। तो आपका 3 टाइम्स का एक्स प्राइम मिनिस्टर भी शरीक ना हो, आपका ऑफिसर इन कमांड वजीर दाखिला भी वहां पर शरीक ना हो, तो आप हमें किस हवाले से ताने मार सकते हैं जी? देखिए, मगर वजीर दाखिला की जानिब से तो ये कहा गया था ना, बयान आ गया कि वो इस वजह से वहाँ भी नहीं गए, बलूचिस्तान भी नहीं गए, वहाँ फिर वजीर आज़म गए कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बहरहाल अब जो इसमें जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है, और वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो KPK के वजीर आला हैं, जहाँ आपकी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत कर दी, और उसके बाद फिर से पाकिस्तान में गुड तालिबान और बैड तालिबान की एक बहस स्टार्ट हो गई है। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो भी बात की है वो उन्होंने अपने सूबे की डायनेमिक्स के हवाले से बात की है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा भी मौकफ ये है कि किसी भी ऑपरेशन से पहले आपको डायलॉग को एक मौका देना चाहिए। गुड तालिबान बैड तालिबान की बात नहीं है, वी आर वेरी क्लियर ऑन इट कि जो एक मरतबा दहशतगर्दी कर चुका है, जिसने दहशतगर्दी की है, जो मासूम पाकिस्तानियों के खून का जिसने बहाया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए लाजमन ये है कि आप मुआशरे के तमाम तबकाते फिक्र को एक पेज के ऊपर लेकर आए। अब एक पेज के ऊपर इस तरीकाकार से तो नहीं लाया जा सकता जिस तरीके से हुकूमत इकदाम कर रही है। तो जाहिर अगर आपने ऑन बोर्ड लेना है तो फिर आपको अपनी जाती अना को पसे पुष्ट डालना होगा, और आपको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इमरान खान साहब हैं, उनको आपको एतमाद में लेना होगा जी। अच्छा, आज एक और जो JIT बनी है कि जो सोशल मीडिया पे मनफी प्रोपेगेंडा आपके जो लीडर्स हैं, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, शेख वकास हैं, आलिया हमजा हैं, कमल शाहजेब हैं, काफ़ी उसमें नाम हैं, लीडर्स, टॉप लीडरशिप के नाम हैं, कि उसने भी अपनी फाइंडिंग्स आज जो हैं वो जारी कर दी हैं, और उसका ये कहना है कि जो PTI के जो सोशल, ना सिर्फ सोशल, ये जो तमाम अफराद हैं, ये मनफी प्रोपेगेंडा करने में, बल्कि PTI का ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जिसको शेख वकास अकरम हेड करते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मरकजी आपके,
वो भी मनफी प्रोपेगेंडा करने के अंदर रियासत के खिलाफ मुलव्विस है। नहीं, मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ जी। क्या मनफी प्रोपेगेंडा किया हमने रियासत के हवाले से, मुझे आप बताएं। क्या हमने पाकिस्तान के हवाले से कोई नेगेटिव बात की है? क्या हमने खुदा न खासा दहशतगर्दों के हवाले से कोई नरम बात की है? क्या हमने जाफर एक्सप्रेस के वाकया की मजम्मत नहीं की? क्या हमने सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियन की जानों के ज़िया पर हमने दुख, परेशानी और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार नहीं किया? क्या हमारा दिल छलनी नहीं है? क्या हम परेशान नहीं हैं? मसला ये नहीं है, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है जो ये बात की जाती। क्या किया उमर अयूब ने रियासत के खिलाफ? क्या किया कमल शोजब ने, या जिन लोगों के आप नाम ले रही हैं उन्होंने रियासत के खिलाफ? कुछ नहीं किया उन्होंने रियासत के खिलाफ। वो अपनी एक सियासी जदोजहद की बात कर रही हैं। जब आज बात कर रहे हैं, जब आप सियासी जदोजहद के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, मसलन आपने 26 नवंबर को गोलियां बरसाई, मगर आपने सर कतई को कलामी शहीद की किया। माजरत चाहती हूँ, लेकिन सर ये यहाँ पे बार बार जो है वो सिक्योरिटी जराए की जानिब से जो चीज़ें, जो लोग इन लोगों को जो मॉनिटर कर रहे थे खास तौर पे, उनकी जानिब से आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक इंडिया कर रहा है और एक पाकिस्तान में बैठे बैठे हुए आप लोग के कारकुन कर रहे हैं। लेकिन जी, एक तो मैं सिर्फ उस खबर को रिस्पॉन्ड करता हूं जहां पे मुझे पता हो कि मेरा मुखातिब कौन है। मैं जराए की खबर को रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि जराए की खबर पे मैं बिलीव ही नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर जराए में इतनी क्लैरिटी हो और जराए अपनी खबर के सर ऊपर इतने आपको भी पता मुसम्मम है तरीके सिक्योरिटी जराए की खबरें कहाँ से आती हैं हामिद साहब, आप तो एक मंजे हुए सियासतदान हैं। पसे पर्दा मेरे लिए कुव्वतों का आपको भी पता है अच्छी मेरे तरह लिए से। मुझे बिल्कुल पता है जी, लेकिन मेरे लिए जराए की खबर की कोई हैसियत नहीं है जी। मुझे आप ये बताएं कि फलानी शख्स ने ये बयान दिया तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। दूसरी बात यह, हम एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा इंडिया पे लानत भेजते हैं जी। हमें क्या जरूरत है इंडिया, मतलब मेरा वालिद हम्म, शहीद है, मैं इसी तरफ आ रही उसको थी। तालिबान ने शहीद किया है। हम्म आप मुझसे कहेंगे कि मैं मकसद है कि कोई इंडियन प्रोपोगेंडे को आगे बढ़ाऊंगा। मैं हम्म वो बात कर रहा हूं जो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है। वो हम्म मेरा इस्तेहकाक है, वो मेरा हक है। आप उससे को मुझे छीन नहीं सकते, मुझे जबरदस्ती या मजबूर नहीं कर सकते। हम्म लेकिन कोई शख्स हमें ये बतलाने की कोशिश ना करे कि हम हम्म रियासत मुखालिफ किसी सरगर्मी में मुलविस हैं। हमसे बढ़कर ना कोई मुहिब वतन है और ना ही कोई रियासत से मोहब्बत करने वाला है। सिंपल एज दैट जी। लेकिन अब जो पीटीआई की एक ये भी बहस चल निकली थी कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो पीटीआई की लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं है, और ये हमने देखा भी कि खास तौर पे जो आपके बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं, अभी इंक्वायरी भी इसी सिलसिले में हुई थी, बैरिस्टर गौहर से पूछा गया, उमर अयूब से पूछा गया, 1.5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हुई। मुझसे ज़्यादा शायद आप इस बात को ज़्यादा जानते होंगे कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया जो बैरून मुल्क से कंट्रोल हो रहा है वो एक मुश्किल माहौल बना रहा है पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के लिए। कोई मुश्किल माहौल नहीं बना रहा जी। क्या मुश्किल माहौल बना रहा है हमारे लिए? मेरे लिए तो कोई मुश्किल माहौल नहीं है। अच्छा, बानी पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो कौन हैंडल करता है? क्या वो बैरून मुल्क से हैंडल हो रहा है या वो यहाँ से हैंडल हो रहा है? और वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे उस वहाँ तक पहुँचती है और फिर उसकी तशहीर की जाती है, जिसमें हमने ये भी देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा निशाना भी बनाया गया है गुज़श्ता 1-2 माह के दरमियान में। कोई निशाना नहीं बनाया गया जी। हमारा जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है वहां पर हाँ इख्तलाफ राय जरूर है। अपनी राय के जो मुखालिफ है उसका करते हैं, लेकिन रियासत मुखालिफ कोई प्रोपोगेंडा तश्कील नहीं दिया। दूसरी बात ये जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, ना मैंने कभी पूछने की जहमत गवारा की है और ना ही मेरा ख्याल है कि मुझे पूछने की कोई ज़रूरत है कि मैं ये पूछूं कि वो कहाँ से हैंडल होता है। वो पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान से बाहर होता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दाखिली इंटरनल मामला है। मैं बतौर इत्तेहादी कभी भी इंटरनल मामलात में हम्म मुदाखलत नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि वो हम्म पाकिस्तान से बाहर हो या पाकिस्तान से अंदर हो, वो सारा सोशल मीडिया इंतहाई मुहिब वतन है। वो उनसे बढ़कर रियासत का हामी कोई नहीं है। हाँ, अगर उनकी की गई तनकीद किसी को पसंद नहीं आती तो उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ जी। अच्छा आमिर साहब, अमरीकी वजारत खारजा की जो तर्जुमान है, आज उनसे बानी पीटीआई के मुतालिक एक सवाल किया गया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हमने ये भी देखा कि जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे तो एक बाकायदा पीटीआई के जो वोकर्स थे या बैरून मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी
और माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि बस अब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और जेल की कुंडी खुलेगी और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। सो अब उनके आने के बाद जो उनके बयानात आए हैं, उन्होंने हुकूमत की तारीफ की है, उन्होंने यहाँ तालिबान जो दाइश के दहशतगर्द पकड़े गए हैं उसमें पाकिस्तान की तारीफ की है। तो माहौल बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया है। मेरे लिए मैटर नहीं करता जी। मैं सियासी वर्कर हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद पर बिलीव करता हूँ और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर इमरान खान साहब की पॉलिसी स्टेटमेंट वाज सफिशिएंट एनफ कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इक़्तिदार में आ रही थी तो खान साहब ने कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि अमेरिका की गुज़श्ता एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। हम ये उम्मीद रखते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। दिस इज आवर पॉलिसी स्टेटमेंट जी, एज सिंपल इज दैट। अच्छा, खास तौर पे आपने गुज़श्ता 1-2 माह के दरमियान बार बार, या हम लास्ट ईयर दिसंबर में कहने, बार बार ये दावा किया कि बानी पीटीआई जो हैं वो जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। तो अब क्या आपको सिचुएशन लग रही है? मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ जी कि इंशाल्लाह 3-4 माह में खान साहब बाहर आ जाएंगे और उसकी सियासी वजूहात हैं, मुहर्रिकात हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं चीज़ों को अपने सामने बनता हुआ देख रहा हूँ, मुल्क के दाखिली हालात देख रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत का फेलियर देख रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि द स्टेज विल कम जब शायद कोई ऑप्शन बाकी ना बचे इमरान खान का साहब के साथ बात करने के अलावा, और वो टाइम मुझे ज़्यादा दूर नहीं लगता जी। नहीं, इसका मेन ये जो आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात बड़ी ये मायने रखती है, आपकी बात कहना, और आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ। इसका मेन पॉइंट क्या है कि जो आप जिस पे आप समझ रहे हैं कि बाहर आ जाएंगे? क्या आपकी जो कहा जा रहा था ताकतवर हलकों से बार बार सेटिंग्स की बात हो रही थी, बार बार होती है ये बात, सामने आती है, खुद इमरान खान साहब ने इस बात को जो है इसका इकरार किया कि जब मुज़ाकरात का चौथा दौर होने वाला था कि हमारी मुलाकात भी हुई है और उस पर जो केपीके की जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उसके अलावा सियासी गुफ्तगू भी हुई है। तो अब वो कौन सी ऐसी मेन पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? ज़रा ये खबर आज हमें बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि जो बानी है वो जल्द जेल से बाहर होंगे और आप लोगों के दरमियान होंगे। मैंने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से मुज़ाकरात की बुनियाद के ऊपर यह बात नहीं की थी। जब आप एक सियासी वर्कर होते हैं और आप ग्रास रूट लेवल से उठकर आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है। जब आप इन्फॉर्मेशन को और अपने एनालिसिस को इकट्ठा करते हैं तो फिर आप एक कंक्लूजन निकालते हैं। मेरा कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान दाखिली और खारजी महाज के ऊपर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की दाखिली सतह पर रिट बरकरार नहीं रही। इनकी पॉलिसीज कामयाब नहीं हो सकी। कोई भी रियासत इतने मुसलसल महाजों के ऊपर फेलियर के बाद आगे नहीं बढ़ सकती। तो द पॉइंट विल कम जिस वक्त जो मेन आदमी है जिसके ऊपर पाकिस्तान की कौम का एतमाद है उसके साथ बात करनी पड़ेगी और उसके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल का हल इस वक्त सिर्फ इमरान खान है जी। अच्छा, आप यानी आप ये जो बात कर रहे हैं ये हामिद साहब, आप ये बात अपनी कैलकुलेशन की बुनियाद पर कर रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है उसको कैलकुलेट करके आप ये बात कर रहे हैं कि आप जल्द बानी पीटीआई को बाहर देखेंगे? मैं अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी जो इर्द गिर्द वकूअ पजीर होने वाले हालात हैं उनको इकट्ठा मिला के उसकी कुछ बुनियाद हमें भी पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए साहबजादा नहीं, साहब। वो ऐसी है नहीं जो दी जा सके, लेकिन बहरहाल उसके अंदर मेरी फिर वही बात है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो भी उस इन्हीं इंफॉर्मेशन की बुनियाद ग्राउंड। बता दीजिए, थोड़ा सा कोई हिंट बता दीजिए, क्योंकि ये सवाल हर एक पाकिस्तानी के जहन में। मैंने आपको सवाल का जवाब तो दे दिया जी। जब घर आप एक मुल्क, एक रियासत एक घर की मानद होती है। जब आप घर में आपके बच्चे हों और एक बच्चे को आप घर से आग कर दें और घर ना चल रहा हो और घर के अंदर मुसलसल फेलियर्स हो रहे हों और फिर उस बच्चे के साथ बात करनी पड़ती है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये घर चल रहा था। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर है। ताकतवर हल्के इस बात को ओपनली एडमिट करें या ना करें, लेकिन वहां पर यह फीलिंग मौजूद है कि मौजूदा हुकूमत तमाम तर सपोर्ट प्रोवाइड करने के बावजूद डिलीवर करने के अंदर फेल हुई है। तो जब हुकूमत डिलीवर ही ना कर पाए और फेलियर की तरफ चल पड़े तो फिर उस सूरत हाल के अंदर ज्यादा अरसा ऐसी सिचुएशन में बरकरार नहीं रह सकती जी।
अच्छा, एक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तो आपने शिरकत नहीं की और आपने बड़ी वजाहत से बड़ी तफसीलन जो है हमें इसकी वजाहत भी पेश कर दी। अब अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है तो आप उसकी तरफ जाएंगे, आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे? हम तो जी अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम तमाम सूबों के मसाइल के ऊपर और पाकिस्तान की फेडरेशन को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके ऊपर अपनी एपीसी बुला रहे हैं जी। अच्छा, तो आप अपनी जो इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो इसमें आप तमाम पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों को शिरकत की दावत देंगे। ख़ास तौर पे आप जो हैं वो हुकूमत के पास जाएंगे कि आप हल निकालने जा रहे हैं। अब ऑपोजिशन जो है हल निकालने जा रही है और हुकूमत जो है वो आपके साथ आके बैठे। देखिए जी, इसका फैसला तो तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ही करेगी कि किस किस को इनवाइट करना और किस किस को इनवाइट नहीं करना। क्योंकि इस वक्त मेरे पे जिम्मेदारी ऐसी है कि मैं अवॉइड करता हूं कि मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करूं। हम्म। उसकी वजह यह है कि वो फैसला साजी पर असरअंदाज हो सकता है। मेरा ख्याल है कि हमारे आइंदा आने वाले इजलास के अंदर इन तमाम चीज़ों का फैसला कर लिया जाएगा। अगर इसमें हुकूमत या हुकूमत की इत्तेहादी जमातें शरीक नहीं होती या वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनसे आपकी इतना ज़्यादा नहीं है इत्तेहाद, तो अगर वो शामिल नहीं होती तो फिर इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत रह जाएगी? वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है ना भी शामिल हो तो कोई क़यामत नहीं आने लगी। क्योंकि वो जब हुकूमत में होते हुए तमाम तर वसाइल के ऊपर काबिज़ होते हुए तमाम तर इख्तियारात के होते हुए डिलीवर करने में नाकाम हुई है तो इस एपीसी में ना भी आए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बट अगेन दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जी। बिल्कुल कोई कयामत नहीं आएगी। साहबजादा हामिद रजा साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमारी साहबजादा हामिद रजा से। और हामिद साहब, जब अब बात हो रही है ईद के बाद ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की, और मैं इस बात की यानी शाहिद हूँ, गवाह हूँ कि जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए मशावरत हो रही थी हुकूमत और अपोजिशन की, तो हुकूमत की जानिब से सबसे ज़्यादा मेहनत आपने की थी। क्या है वो रात के 3 बजे हों, क्या है वो सुबह के 8 बजे हों, आप सबसे ज़्यादा वहाँ गए और आपने सबसे ज़्यादा कोशिश की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौलाना जो है वो अपोजिशन के साथ नहीं आए थे। अभी भी कुछ मौलाना साहब की JUI फे की जानिब से कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं कि उनका ये नहीं लग रहा है झुकाव कि वो अपोजिशन की जानिब होगा। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे कम्प्लीमेंट किया। मेरा मिजाज है, मैं जब साथ देता हूँ तो बहुत खुल खिला के देता हूँ। नहीं, हमने और देखा, ये बात देखी हमने कि आपने बहुत मेहनत की है इस बारे में। मुझे खान साहब ने खुसूसी तौर पर डायरेक्शन दी हम्म। थी इस हवाला से। हम्म। आई वाज वर्किंग ऑन दैट। अभी भी गुज़श्ता रोज़ हम मुस्तफ़ा नवाज़ कोखर साहब की राइशगाह पर हम्म। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की अफ्तार पार्टी के अंदर इकट्ठे थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे हम्म। और पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है। देखिए, एक चीज़ मेरा ख्याल है हमारा मीडिया भूल जाता है, वो ये है कि इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान, फिर इवन मेरी पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान, हमारे आपस के अंदर बहुत शदीद इख्तलाफात रहे हैं। आज अगर हम एक जगह पर बैठ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुख्तलिफ पार्टियों का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होता है, मुख्तलिफ कई बाज़ ऐसा लम्हा आता है कि किसी एक इशू के ऊपर मेरा नुक्ता नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ होता है। लेकिन चूंकि मैं उनका इत्तेहादी हूँ तो मैं इत्तेहादी होने के नाते से कोशिश करता हूँ और मैंने हमेशा कोशिश भी यही की है कि वो मामला कमरे के अंदर ही हल हो जाए, उसके ऊपर हमें पब्लिकली बात ना करनी पड़े। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को बाज़ औक़ात अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए या उन्हें समझाने के लिए उन्हें गुफ्तगू करनी पड़ती है, उन्हें बयानात देने पड़ते हैं। तो अगर मौलाना साहब की तरफ से कोई इख्तलाफी बयान आया भी है तो वी आर स्टिल होपफुल कि इंशाल्लाह मौलाना साहब एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ ही होंगे। अच्छा, ईद के बाद जैसे कि आपने कहा था कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर से PTI जो है वो बाहर आएगी, क्या ये उनके साथ अलायंस, क्या ये आपका अलायंस बने या ना बने, आप बाहर आएंगे और एक बार फिर सड़कों का रुख करेंगे। लेकिन अब जबकि हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद,
अब भी क्या आपकी यही स्ट्रेटेजी है कि आप बाहर आएंगे और वो अपनी एहतजाजी सियासत का एक बार से फिर आगाज करेंगे? अच्छा देखिए, उसके अंदर इस हवाला से चूंकि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की जो नई लहर दाखिल हुई है, ये गुज़श्ता 15 दिन से डेवलपमेंट हुई है। हम्म। और इसके अंदर इत्तेहाद में शामिल कुछ जमातों के सरबराहान को लाइफ थ्रेट्स भी हैं, और ज़मीनी कैफियत भी मखदूश है। लेकिन उसके बावजूद बड़ा तफसीली तबादला ख्याल हुआ है इसके ऊपर। और परसों जो मीटिंग हुई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत की, तो वहाँ पर एक स्ट्रेटजी कमेटी बनाई गई है। मुझे उस स्ट्रेटजी कमेटी की सरबराही दी गई है, और उसके अंदर तमाम जमातें जो इत्तेहाद में शामिल हैं, उनके नुमाइंदगान शामिल होंगे। और हम इंशाल्लाह होपफुली 1 वीक के अंदर-अंदर एहतजाज के हवाला से अपनी स्ट्रेटजी जो है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत के इजलास के अंदर उनके सामने रख देंगे। बहुत और बहुत उसके शुक्रिया बाद साहबजादा हामिद रजा आपका, आपने इतनी तफसीलन जो है पाकिस्तान की सियासत पे और मौजूदा हालात पे हमें बाखबर किया पीटीआई की जानिब से और अपनी पार्टी तमाम अपोजिशन की जानिब से। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।